नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास। साइंस की क्लास में हम केमिस्ट्री का चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं हम द्रव्य के बारे में। मैटर, द्रव्य क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड में जो भी कोई वस्तु है, जो भी सब कुछ, जैसे इसकी परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे कि विश्व में या ब्रह्मांड में जो वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वे आयतन घेरते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ब्रह्मांड की सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक वस्तु सब किसकी बनी हुई है? द्रव्य की बनी है। चाहे वो ठोस में हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, वो किसकी बनी हुई है? द्रव्य की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। संसार की हर एक वस्तु द्रव्य की बनी है। लेकिन हम कुछ वस्तु ऐसे भी हैं, जैसे हम ध्वनि के लिए कहें, ध्वनि हमारा द्रव्य नहीं है। प्रकाश के लिए कहें, प्रकाश हमारा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो भार है, ना द्रव्यमान है, ना वह स्थान घेरता है। क्या प्रकाश स्थान घेरता है? नहीं ना। तो प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावना, हमारे अंदर की भावना है जो हम बोलते हैं, ध्वनि, वो क्या द्रव्य नहीं। द्रव्य कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो विश्व में वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वे आयतन घेरते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है। द्रव्य कौन कौन सी चीज़ होंगी? जैसे कुर्सी है, मेज है, जल है, ग्रह हैं। जितने भी ग्रह हैं ना, बड़े से बड़े, सब क्या हैं? द्रव्य से बने हुए हैं। द्रव्य, चाहे वो गैस से बने हुए हों, चाहे वो ठोस से बने हुए हों। ठीक है। तो ये सब क्या है? इत्यादि क्या है? ये सब हम जो आसपास अपनी वस्तुएं देखते हैं वो किससे बनी हुई है? द्रव्य से बनी हुई हैं। अब जैसे हम कहने लगे ध्वनि, प्रकाश, लाइट, ठीक है, विचार, हमारे मन के विचार, ठीक है, ये सब क्या है? द्रव्य नहीं है। ये द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये ना तो स्थान घेरते हैं, ना ही इनमें कोई द्रव्यमान है। तो केवल हमारे जो वस्तु हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्य। तो द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये देखते हैं। मैटर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव, लिक्विड, तीसरा गैस अवस्था, चौथा है हमारा जो अभी खोजा गया है प्लाज्मा, नई अवस्था है। पहले द्रव्य की कितनी अवस्था थी? 3 थी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब चौथी अवस्था वो है, कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। तो इनके सब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ठोस के बारे में समझते हैं कि ठोस क्या है? मैटर है। द्रव भी क्या है? लिक्विड क्या है? मैटर है। गैस भी मैटर है, प्लाज्मा भी मैटर है। तो सबसे पहले ठोस के बारे में समझते हैं, इनके विशेषताएं समझते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ठोस के, सॉलिड के बारे में देखते हैं। इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है। तो इनके ठोस के जो आकार और आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ चित्र, ये ठोस है। ठीक है। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए या फिर बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, तो इनके आकार चौकोर होगा, चतुर्भुज होगा, चौकोर होगा या तिकोना होगा, कैसा तो होगा, उसका आकार होगा। आयतन तो खैर घेर ही रहा है। ठीक है। तो आकार और आयतन ठोस के निश्चित होते हैं। इसके द्रव के देखते हैं। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, आयतन
आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो द्रव का जो है आयतन तो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे आयतन, जैसे 1 लीटर पानी लिया तो उसका आयतन 1 लीटर है, ठीक है। अगर आकार, जैसे अब 1 लीटर पानी के लिए हम बड़ी बाल्टी में डाल देंगे तो वो बाल्टी का जो नीचे का तली होगा उसमें ही भर जाएगा, ठीक है। तो उसका आकार अनिश्चित हो गया ना, हो गया, आकार सेम तो रहा नहीं, पहले 1 लीटर में था तो 1 लीटर के आकार का था, अब एक बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो द्रव का जो आकार आयतन है वो निश्चित है, आकार अनिश्चित है, ठीक है। आगे समझ में ये पॉइंट। द्रव, जैसे जल ले लीजिए, जल को पहले 1 लीटर में भरा हमने तो उसका आकार कैसा हो गया, लीटर के आकार का हो गया। और अगर उसे एक बाल्टी में डाल दिया तो उसकी जो नीचे तली है बाल्टी में उसमें ही आकार को ग्रहण कर लेगा। तो आयतन तो निश्चित है, आकार अनिश्चित है, ठीक है। और गैस की देखते हैं, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे हमने 1 किलो गैस ली, ठीक है, पहले 1 किलो के बर्तन में रखी तो वो 1 किलो के बर्तन के आकार की है। अगर हमने बड़े सिलेंडर में 10 किलो के सिलेंडर में भर ली तो वो गैस हमारी सारे सिलेंडर में फैल जाएगी, ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। अगर आयतन निश्चित होता तो वो 1 किलो के आयतन में रहती, लेकिन वो पूरे सिलेंडर में फैल चुकी है। उसके जैसे एक यहाँ पॉइंट पूरे सिलेंडर में इस तरह से फैल जाएगी। तो गैस का जो है ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है हमारी गैसों को आयनीकृत करते, गैस को जब हमने आयनीकृत किया तो वो कौन सी अवस्था हो गई मैटर की, प्लाज्मा। गैसों का आयनीकृत रूप है ये, आयोनाइजेशन साइज है, ठीक है। गैसों का आयनीकृत रूप क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा। नंबर 2 देखते हैं इसके गुण क्या हैं। इनके बीच में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। देखो खुद ही देखो, जैसे जो ठोस होगा द्रव, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के जो अंदर जो अणु हैं उनके आकार जो पास के जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, पास होते हैं, बहुत कम होता है, ठीक है। द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक स्थान थोड़ा अधिक होता है। द्रव के जो पॉइंट कण होते हैं वो दूर होते हैं, तो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। गैसों में क्या होता है, अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठोस में अंतर आणविक स्थान, इसके अणु पास होते हैं इसलिए अंतर आणविक स्थान कम होता है। द्रव में थोड़ा दूर होते हैं, तो ठोस की अपेक्षा द्रव में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो अधिक होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है, उसके कण सबसे अधिक दूर होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, आकर्षण बल क्या होता है। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो वह बल जो कणों को बांधे रखता है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। तो यहाँ पे ज़्यादा बांध रहा है या यहाँ पे अणु पास है, यहाँ पे ज़्यादा अणु पास हैं, तो कहाँ पे पास हैं, ठोस में, ठीक है। तो ठोस में जो आकर्षण बल होगा वो सबसे अधिक होगा, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो सबसे अधिक होगा, और द्रव में आकर्षण बल थोड़ा कम होगा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा। ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल थोड़ा, ठोस की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। और गैस में देखते हैं, गैस में कैसा होगा, गैस में सबसे कम होगा आकर्षण बल। अगर आकर्षण बल अधिक ज़्यादा होता तो अणु पास ना होते, इसलिए आकर्षण बल कम होने की वजह से कण दूर होते हैं, तो सबसे कम हो गया, सबसे कम, ठीक है। तो ये थे ठोस, द्रव और गैस के जो विशेषताएं थी वो हमने आपके लिए बता दी हैं। तो अब आगे देखते हैं, द्रव्य की एक और 5वीं अवस्था को भी रूप दे दिया गया है। अब तक तो 4
अवस्थाएं पढ़ी हमने। अब द्रव्य की एक पांचवी अवस्था भी, मैटर की जो पांचवी अवस्था है वो कौन सी है? बीईसी। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका जो सबसे पहले बताया था, किसने बताया था? सन 1920 ईस्वी में बीईसी के बारे में सर्वप्रथम सन 1920 ईस्वी में भारत के भौतिक वैज्ञानिक थे। वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस ने सर्वप्रथम कुछ गणनाएं की बीईसी के बारे में। सन 1920 ईस्वी में जो द्रव्य की पांचवी अवस्था के बारे में बताया, वो सर्वप्रथम सन 1920 ईस्वी में भारत के भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। फिर इसको थोड़ा सा संशोधन करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने थोड़ा सा इसे संशोधित करके पांचवें द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। ठीक है, आइंस्टीन ने। तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा बोस, सत्येंद्रनाथ बोस से बोस और आइंस्टीन से आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सन 1920 ईस्वी में भारत के भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी सर्वप्रथम विचारधारा रखी। फिर इसे थोड़ा सा संशोधित किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे थोड़ा सा संशोधित किया। इसलिए इन दोनों के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम रखा गया बीईसी का। ठीक है, तो ये बीईसी होता क्या है? किसी गैस को हम जैसे किसी गैस को यदि हम 0 डिग्री जो परम शून्य ताप होता है, किसी गैस को परम शून्य ताप तक यदि ठंडा किया जाए तो वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? द्रव्य की पांचवी अवस्था हो जाएगी। किसी गैस को परम शून्य ताप तक यदि ठंडा किया जाए, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि किसी गैस को इतने ताप तक ठंडा किया जाए तो वो द्रव्य की पांचवी अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव्य की पांचों अवस्था अब तक ज्ञात हुई हैं भौतिक विज्ञान में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना। केमिस्ट्री में अब तक द्रव्य की 5 अवस्थाएं आ चुकी हैं। आगे भी खोज चल रही है कि और कोई अवस्था द्रव्य की देखी जाए। अब तक केवल 5 अवस्थाएं आ चुकी हैं। ठीक है, तो द्रव्य, अब देखते हैं द्रव्य का भौतिक अवस्थाएं मतलब कैसी कैसी होती हैं। द्रव्य की भौतिक परिवर्तनों के बारे में देखते हैं। सब ये भौतिक परिवर्तन 6 प्रकार की क्रिया होती हैं। द्रव्य के जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? द्रव्य का भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो द्रव्य का फिजिकल चेंज 6 प्रकार से होते हैं। द्रव्य का 6 प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, द्रव्य के जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहला देखते हैं गलन। सबसे पहला जो भौतिक परिवर्तन है वो है गलन। इसे गलन से, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि गलन किसको, क्या गलेगा? मतलब किसी ठोस को द्रव में, तो किसी ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का, ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? गलन या फिर गलना। ठीक है, जैसे ठोस ही तो गलेगा, किस में गलेगा? द्रव में गलेगा। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने को हम क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने को हम क्या कहेंगे? गलन कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक। ठीक है, गलनांक। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या कहेगा? ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। तो जिस
टेम्परेचर पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में यदि कोई पदार्थ चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो इसकी गलन की परिभाषा क्या बनी कि किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर ये ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, गलनांक। तो ये था जैसे बर्फ का, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, बर्फ का पानी जल में बदलना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो कौन सा है, बर्फ़ का जल में बदलना। जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा यदि वो जल में बदलता है तो वो किस टेम्परेचर पर बदलेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। वो जो बदलेगा उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब दूसरा जो देखते हैं वो क्या है, वो है बाष्पीकरण। नंबर 2 क्या है, बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन को समझते हैं, बाष्पीकरण, नाम से ही परिभाषा बनती है, ठीक है। नाम से ही, जैसे नाम दे रखा है बाष्पीकरण, तो किसी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, किसी मैटर का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसका हिंदी नेम क्या होता है, क्वथनांक। इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सीधी सी हो गई कि किसी द्रव्य का, किसी मैटर का, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से, लिक्विड स्टेट से गैस अवस्था में, गैस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। फिर आगे होगी कि जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं यानी क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अगले तीसरी देखते हैं क्या है, तीसरी है संघनन। संघनन क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है। तो संघनन क्या होता है, किसी गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना। गैस अवस्था से बिल्कुल उसका उल्टा होता है, वेपोराइजेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। किसी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे कोई गैस है, ठीक है, उसका द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे बाष्प है, ठीक है, बाष्प उड़ रही है तो उसका जो बूंदें बन जाती हैं, जल की बूंदें बन जाती हैं, उन्हें हम क्या, वो द्रव अवस्था में हो जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। वह क्रिया जिसमें किसी गैस का द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। चौथा देखते हैं क्या है, चौथा है हिमीकरण, फ्रीजिंग। इसे समझते हैं, किसी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, किसी पदार्थ का, किसी मैटर का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है,
हिमीकरण कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या कहला, फ्रीजिंग की जिस टेम्परेचर पर जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो द्रव अवस्था से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी मैटर का, किसी द्रव्य का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, किसी जैसे जल का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, जल का बर्फ में चेंज होना। उसमें क्या था, बर्फ का जो गलन था उसमें क्या हो रहा था, बर्फ का जल बन रहा था, यहाँ जल का बर्फ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिमीकरण, फ्रीजिंग, जमाएंगे। जैसे फ्रीज में जो क्रिया होती है ना वो यही तो होती है, फ्रीजिंग, इसी से तो नाम रखा गया फ्रीज, जमना। ठीक है, हिमीकरण, किसी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे क्वेश्चन आता है कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जल का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो परिवर्तन है मैटर का, जो अगला परिवर्तन है वो क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं क्या होता है, ऊर्ध्वपातन जैसे किसी ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित किए बिना डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज होना। एक अवस्था बीच में रह गई, पहले ठोस से द्रव बनता, द्रव से गैस बनती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी मैटर का, किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होना, डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज होना। पहले उसमें क्या होता है कि ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनती है, नहीं, यहाँ क्या होता है, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में पहुँचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस होती है। ठीक है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई CO2 का गैस में चेंज होना, बिना द्रव परिवर्तित किए ड्राई CO2 का ठोस जो CO2 होती है उसका गैस में चेंज होना। दूसरा है कपूर का जलना, कपूर ठोस होता है ना, और वो द्रव तो बनता नहीं है, डायरेक्ट उसकी जो द्रव गैस में चेंज होता है। कपूर ठोस होता है, उसे अगर हम जलाएंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ना कि द्रव में चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अगला एक लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट चेंज है इसका, वो है निक्षेपण। डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अभी हम ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ले जा रहे थे, लेकिन ये ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा होता है। डायरेक्ट गैस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में। निक्षेपण क्या होता है, डिपोजिशन, किसी मैटर का, ऐसी परिभाषा क्या बनेगी, किसी मैटर या द्रव्य की गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे द्रव्य के फिजिकल चेंज। ठीक है, अब द्रव्य का जो केमिकल यानी रासायनिक वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या है द्रव्य का रासायनिक, कितने भागों में, केमिकली रूप से, केमिस्ट्री के तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे देखते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है,
द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ और मिश्रण। पदार्थ को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, तत्व और यौगिक। ठीक है, ये क्या है? मैटर, ये क्या है? सबस्टेंस, मिक्सचर, ये क्या है? एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड। ठीक है, तत्व को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, तीसरा है उपधातु, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड। ठीक है, यौगिक को कितने भागों में, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ और मिश्रण, यानी सबस्टेंस और मिक्सचर में। फिर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? ठोस विलयन, द्रव विलयन, तीसरा है गैस विलयन। विषमांगी मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? कोलाइड और दूसरा है निक्षेपण। कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फोम, पायस, सोल, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है द्रव्य का, मैटर, मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। और विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा है, कोलाइड और निक्षेपण। कोलाइड को 4 भागों में बांटेगा, फोम, पायस और सोल और हाइड्रोकोलाइड। तो दोस्तों ये थे जो द्रव्य का जो केमिकल वर्गीकरण था, रासायनिक वर्गीकरण था, ये द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण था। तो आपको कल के लिए इनके सब के बारे में समझाया जाएगा। कल की क्लास जो होगी, इनके सब की परिभाषाएं, सबके एग्जाम्पल, तो ये इनके बारे में ही सब कुछ बारे में कल समझाया जाएगा। तो आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।